नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अहम बात आपके साथ आपका मेज़बान रशीद राहिल आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम जिस शख्सियत से बात करेंगे वो जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के तर्जमान हैं। इससे पहले कि उनसे बरह रास्त बात करेंगे, पहले ये तिजारती वक्का। द होम इंटीरियर्स, राजबाग, श्रीनगर। अगर आप अपने घरों की खूबसूरती और कमरों की सजावट चाहते हैं तो तशरीफ लाइए होम इंटीरियर्स, मेन रोड, राजबाग, मुतसिल रेडियो कॉलोनी, श्रीनगर। यहाँ आपके लिए लेमिनेटेड वुडन फ्लोर, ऑस्ट्रेलियन वुडन फ्लोर, पैनलिंग, पीवीसी पैनलिंग, इंपोर्टेड वॉलपेपर, वर्टिकल और वेंटिलेशन, विंडोज, प्लाईबोर्ड और भी बहुत कुछ रियायती दामों पर दस्तयाब है। तशरीफ लाइए होम इंटीरियर्स, राजबाग, श्रीनगर। मजीद तफसीलात के लिए 7780966461 और 9622619585 पर राब्ता कायम करें। होम इंटीरियर्स, राजबाग, श्रीनगर। जिस अहम शख्सियत के साथ हम बात करना चाहते हैं वो कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के रियासती तर्जमान जनाब ठाकुर अभिजीत जसकोटिया साहब। ठाकुर साहब, हमारे प्रोग्राम में आपका खैर मकदम। क्योंकि आपके बारे में ये पता है कि आप पीडीपी के तर्जमान रह चुके हैं, पीडीपी को छोड़कर बीजेपी में शामिल होना। देखिए, जब मैं पीडीपी का स्पोक्स पर्सन था तो हम लोग मुफ्ती साहब की आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हुए थे। मुफ्ती साहब वो शख्सियत थे जिन्होंने कश्मीर के अंदर सबसे पहले हिंदुस्तान का परचम उठाया था। तो उनकी उस आइडियोलॉजी को देखते हुए, उनके अंदर वो पैट्रियाटिज़म देखते हुए हमने उस पार्टी का दामन थामा था। मुफ्ती साहब नहीं रहे, उसके बाद वो आइडियोलॉजी भी वहाँ नहीं रही। उनके बाद वालों ने तो हमारे देश के झंडे के लिए क्या क्या आप शब्द बोले वो आपके सामने हैं। तो अपने देश के खिलाफ नहीं सुन सकते, इसीलिए हमने वो पार्टी छोड़ दी। और बड़े प्राउडली हमें 2 साल हो गए अब मुझे भाजपा का प्रवक्ता बने हुए, और भाजपा ने भी मुझे खुले दिल से स्वीकारा है, मुझे पूरा मौका दिया है अपनी बात करने का। आज कश्मीर में भी मैं अपनी बात रख रहा हूँ, जम्मू में भी रखता हूँ, नेशनल इंटरनेशनल फॉर्म्स पे भी रखता हूँ। तो ये सब कुछ भाजपा की देन है। आप भाजपा में इसलिए शामिल हो गए ताकि कौमियत बरकरार रहे, मुल्क का तिरंगा ऊंचा रहे। और कल आपने इलेक्शन के सिलसिले में जो बीडीसी इंतखाबात हो रहे हैं उस सिलसिले में सोपोर में एक जदीद रैली की, जो टांगों की रैली थी। तो किस तरह से आप इसको देखते हैं? राशिद साहब, सोपोर ही क्यों चुना, पहली बात तो ये, और क्योंकि इसके पीछे एक कारण भी था। एक तो वो एक ऐसा इलाका है जहां पर कुछ ऐसी चीज़ प्रमोट की गई। अगर आपको सोपोर को याद हो तो सोपोर को लोग मिनी लंदन कहते थे, लेकिन मिनी लंदन को सीरिया किसने बनाया? वहां पर जो गिलानी साहब और हुर्रियत वालों का जो वहां पर दबदबा रहा लोगों के ऊपर, और बंदूक की नोक के ऊपर जो लोगों को वहां पर डरा कर रखा गया कि वहां पर कोई भी इंसान वहां जाने से डरता था। पॉलिटिकल पार्टी तो भूल जाए, मैं तो कहता हूं कोई जाकर दिखाए वहां पर और कर दिखाए ऐसी रैली। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो अपने देश के झंडे के लिए अपनी जान भी दे सकती है। जैसा हमारे यहां पर कुछ मासूम लोगों ने, बेचारों ने अपनी जान दी तो झंडे की खातिर जान दी। हम वहां पर जाकर ये जो डर का माहौल, जो बंदूक का माहौल बनाकर रखा है, ये बताना चाहते थे कि डर अब जो माहौल है ये अब ज्यादा देर नहीं टिकेगा। तो हमने वहां पर टांगा रैली कर एक आम और गरीब आदमी के साथ जुड़कर, टांगे वालों के साथ जुड़कर ये रैली कर एक मैसेज दिया कि तुम लोगों की दुकानें जो है वो बंद हो चुकी हैं। तो इसका भाजपा यहां पर आ चुकी है, एक नेशनलिज्म यहां पर आ चुका है। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि कश्मीर में जैसे वो आपकी किताब है ना, कहां गए वो दिन, तो वो जो दिन थे ना उनको वापस लाने के लिए हम लोग, और मैं ये भी गुजारिश करूंगा जिसने नहीं पढ़ी वो जरूर आपकी किताब पढ़े, ताकि उनको ये पता चल जाए कि अगर आपने कुछ लिखा है कहां गए वो दिन, तो वो दिन कैसे थे, सन 87 के पहले का मंजर कैसा था। क्योंकि आज की युवा पीढ़ी तो जानती भी नहीं होगी 87 से पहले यहां पर कितना अमन था, यहां पर कौन सी पिक्चर की शूटिंग नहीं होती थी। जिस पिक्चर की शूटिंग कश्मीर में नहीं होती थी वो पिक्चर ही नहीं मानते थे लोग। टांगा रैली करके आप ये संदेश देना चाहते हैं कि मिलिटेंट फ्री और अलहदगी पसंद फ्री जोन, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक 4G नेट रेस्टोर नहीं हो रहा है, इसकी क्या वजह है? देखिए, 4G नेटवर्क का जहां तक ताल्लुक है, क्योंकि हम ये नहीं कहेंगे कि 101% बिल्कुल टेररिस्ट मुक्त हो चुका है, चंद अभी भी हैं, चंद गद्दार अभी भी यहां पर पनप रहे हैं। अब ये लोग जो है इसी 4G का फायदा उठाकर ऐसी वारदातें करने में कामयाब हो। लेकिन कतई कलाम माफ, यहां मैं आपको रोकूंगा कि बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां आज सर्विस दे रहे हैं लोगों को, और बहुत सारे लोगों को आराम से चल रहा है। देखिए, मैं बताता हूं, अगर प्राइवेट कंपनी जैसे अगर आपके इस ऑफिस में लगा होगा 4G नेटवर्क, तो आपका एक केबल के थ्रू आप कनेक्टिंग होगा तो अकाउंटेबिलिटी होगी। आप जो लिखेंगे, जो कहेंगे, उसका आपको देना पड़ेगा हिसाब किताब। जो ये टेररिस्ट लोग हैं जो वहां पर पाकिस्तान की इशारों पर यहां पर नाचते हैं, वो उनके लिए तो वही चाहिए ना
जिसके अकाउंटेबिलिटी ना हो, जिसके कारण वो कुछ भी कर सके, तो ये सेफ होता है। लेकिन मैं एक बात और इत्मीनान जो मैं आपको सब लोगों को भरोसा दिला देना चाहता हूं, बहुत जल्दी यहां पर ये गन कल्चर खत्म होने वाला है। उसके बाद 4G छोड़ के मैं तो कहता हूं 5G 6G यहां जरूर मिलेगा, क्योंकि कश्मीर में कहां गए वो दिन तो वापस लाने हैं, तो वो वापस लाने के लिए ये सब चीजें जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी सब जो प्रॉब्लम है वो उस एक बंदूक की है जो सबसे पहले कश्मीर में आई। दफा 370 का खात्मा, क्या आपको लग रहा है कि ये बहस अब खत्म हो गई है जम्मू कश्मीर में? मैं तो बिल्कुल समझता हूं उसकी खत्म हो चुकी है, क्योंकि मैंने अगर आप थोड़ी सी प्रोफाइल पिछले निकालेंगे तो मैंने वो जो पुराना इन्होंने जो स्टेट फ्लैग जहां पर अपनी एनसी वालों ने हाल घुसेड़ के रखी थी और वो स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन का दोनों फाड़ के जला भी दिए मैंने जम्मू के अंदर, वो पूरी नेशनल न्यूज भी है। तो जो चीज जल जाती है ना, जो चीज खत्म हो जाती है वो वापस नहीं आती है। तो ये चक्कर ये था कि एक साल से तो पहले ही हम 5 अगस्त 2019 को तो उसको खत्म कर दिया था, लेकिन वो उसका भी ना भूत, क्योंकि उसकी वो लाश यहां पड़ी तो भूत लोगों को यहां सताता था। लेकिन फिर भी नसीब दर्जन, देखिए नसीब दर्जन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म बनाया है जो ये कहते हैं कि स्टेट वापस लाएंगे, दफा 370 वापस लाएंगे। किस नजर से देखते हैं? जो 30 साल से कश्मीर के लोगों को, वैसे तो मैं कहूंगा आजादी के बाद से जो लोग इनको बेवकूफ बना रहे हैं वो इसी बात पे फिर से बेवकूफ बनाएंगे, पर मुझे लगता है कश्मीर के लोग इस पे बेवकूफ बनेंगे। जो चीज मर गई, जिसका देहांत हो गया, वो दफना दी गई है, जला दी गई है, फिर से जिंदा नहीं होती, तो ये तो भूल जाओ। इसी के ऊपर उन्होंने गपकार गैंग खड़ा किया, यही गुपकार गैंग आज फेल हो चुका है। ये खुद ही यहां पर एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर और ये बता रहे थे हम एक दूसरे के साथ हैं, आज एक दूसरे के खिलाफ डीडीसी की इलेक्शनें लड़ रहे हैं। तो इन लोगों का कोई सियासी वजूद नहीं है जनाब। मैं सिर्फ आपसे 2 मिनट चाहूंगा जिसमें मैं यहां पर आपके चैनल के थ्रू कश्मीर वालों से बात करना चाहता हूं। उसमें यह है क्योंकि मेरा रिश्ता कश्मीर के साथ 30 साल पुराना है। मैंने कश्मीर में वो टाइम भी देखा हो जब मैं बड़ा छोटा था, जब यहां शिकारों में टूरिस्ट घूमते थे, यहां सब कुछ अमन था। लेकिन यहां पर हुआ क्या ऐसा, कहां गए वो दिन कहां गए 87 से पहले वाले? उसका सबसे बड़ा कसूरवार कौन था? यही नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले। आप इनके अंदर देखें ना, सन 47 के बाद इनके शेख साहब ने यहां पर लोगों से चंदा इकट्ठा किया, मैं यहां पर पाकिस्तान बनाऊंगा। तो जनाब क्या किया उसके बाद? 87 में आपके सामने MUF जो पार्टी बनी थी, वो इसी तरह डीडीसी के इंतखाबात में जैसे आज नए नए चेहरे, यंग चेहरे उभर कर आ रहे हैं, वो भी वैसे ही लोग थे जिन्होंने MUF पार्टी बनाकर अपने आप को डेमोक्रेसी के अंदर लाना चाहा, अपने आप को इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर लाना चाहा। उनको जीते हुए को हरा दिया, हराए हुए को जिता दिया, जिसके कारण कश्मीर में आग लग गई और 87 के बाद ये दोष। आप ही कहते हैं कि जीते हुए लोगों को हराया गया और ये तबाही मच गई। क्या आप ये तस्लीम करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें आशीर्वाद उस समय की सरकारों ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नाम दें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सरकारें चला रही थी, उन्होंने यहां पर फारूक साहब को मिर्ची लगी कि कैसे इतने सारे नए चेहरे आ जाएंगे, मेरा तो खानदानियत खत्म, अब्दुल्ला खत्म, अब तो कोई नए नए उठ के आ जाएंगे, सारे के सारे कल यहाँ आपके MLA, विधायक और MP बनेंगे। इसीलिए फारूक साहब ने जीतों को हरा दिया। और किसके षड्यंत्र से? सेंटर में जो सरकार की उसके साथ मिलकर ही किया ना। पूछ लीजिए उस समय के जो DCM से पूछिए, क्या उस समय क्या रिजल्ट था और शाम को क्या रिजल्ट अनाउंस हुआ। तो मुझे लगता है उन लोगों ने हथियार उठाए और फारूक साहब ने तो खुद उठवाए अपने लोगों से हथियार। क्या इसमें सच्चाई नहीं है? अगर आप जगमोहन जी की किताब पढ़ेंगे तो तुमने खुद कहा जाकर आप बंदूक लेकर आओ। जनाब राशिद साहब, जब एक बंदूक इलीगल यहां पर आई, वो बंदूक इस तरफ जाती है उस तरफ जाती है किसी को नहीं पता था। उसको बचाने के लिए 10 और बंदूकें सिक्योरिटी फोर्सेस को लगाना पड़ी। मैं बताना चाहता हूं एक बात आप सबके सामने कि एक बात बताएं, इतनी सारी बंदूकें आज कश्मीर के अंदर है, क्यों? चंद उन इलीगल बंदूकों की वजह से जो पाकिस्तान जैसा भिखमंगा देश यहां पर भेजता है हमारे यहां पर। जिस देश पाकिस्तान के खुद के 80% पायलट एक नकली लाइसेंस पे जहाज उड़ाते हैं, उस देश से हम क्या तवक्को रखेंगे? इमरान खान जो खुद भिखारियों की तरह भीख मांगता फिरता है, वो यहां कश्मीर में कुछ देगा? और जिस देश की इकोनॉमी, पाकिस्तान की इकोनॉमी, आपको हैरानगी होगी सुनकर, इनकी इकोनॉमी कपास पे नहीं अब चलती है, इनकी इकोनॉमी चलती है जितनी अफीम, जितना चरस गांजा अफगानिस्तान से आता है वहां वो बेच नहीं पाते, इनको देते हैं, ये बेचते हैं। पाकिस्तान की आर्मी तो उसके ऊपर तो अपना खर्चा चला रही है। वाजपेयी जी ने कहा था कि दोस्त बदल सकते हैं लेकिन हमसाया नहीं बदल सकते हैं। पाकिस्तान कैसे बदलाएंगे आप? देखें, ये पाकिस्तान जो है ना, ये लातों का भूत है जी, ये बातों से नहीं मानेगा। मैं आपको बता देता हूं, ये पुराना जितना भी यहां पर है, ये लातों का भूत है। इसको उड़ी जैसी सर्जिकल स्ट्राइक चाहिए, इसको बालाकोट जैसी स्ट्राइक चाहिए, इसको मुंह तोड़ जवाब चाहिए। इसका यही इलाज है। और बॉर्डर के ऊपर इनका कोई भी हम इधर से इधर ना आने दे, ताकि हमारे लोग, कश्मीर के लोग अमन लोग हैं, मैं अमन पसंद लोग हैं, ये मैं बड़े अच्छे से जानता हूं। मेरा कश्मीर के साथ क्या रिश्ता है, मेरे आपके सारे व्यूअर्स अगर मेरा नाम गूगल में डालेंगे, जितनी कश्मीरियों के लिए मैंने नेशनल फॉर्म में इनकी एक अच्छी इमेज जो है भी है, उसको पेश करने के लिए मैंने जो लड़ाई लड़ी है, शायद किसी नॉन कश्मीरी ने आज तक नहीं लड़ी होगी। मैंने क्यों बात की? क्योंकि मुझे पता है कश्मीर का मुद्दा कहां से शुरू हुआ, क्यों सन 87 की रिगिंग हुई, क्यों यहां पर कत्लो गारत हुई, जितना जेलों में खून बहा, इसका अगर कोई कसूरवार है तो यही गुपकार गैंग, यही फारूक अब्दुल्ला है। इंतखाबात, DDC इंतखाबात का बड़ा चर्चा,
आप भी यहाँ अपने कैंडिडेटों की उनकी रैली करने के लिए, उनको सपोर्ट देने के लिए, उनको उनके वोट जिताने के लिए, उन्हें कामयाबी दिलाने के लिए मैदान में उतर आए हैं। क्या लगता है कश्मीर वादी में बीजेपी को कितना सपोर्ट मिलेगा? देखिए, कश्मीर में कमल खिलेगा और बड़ी अच्छी तरह से खिलेगा। अब कश्मीरियों को सबसे ज़्यादा फेवरेट क्या है जी? नंदड़ू। तो नंदड़ू किससे निकलता है? जब नंदड़ू से इतना प्यार है तो कमल से नफरत नहीं हो सकती। कमल हर एक को यहाँ पर आने वाला वक्त में आप देखेंगे हर एक जगह पे कमल खिलेगा। अगर कमल पूरी तरह से खिल गया, अगर भाजपा का कमल खिल गया, तो नई पॉलिसी क्या होगी? देखिए, नई पॉलिसी, सबसे पहली पॉलिसी ये होगी, मैंने जो कहा आपकी किताब का बार बार रेफरेंस, सन 87 से पहले वाला कश्मीर वापस ला कर देना। ये भाजपा का एक दृढ़ संकल्प है। वैसा ही कश्मीर जहां पर अमन था, जहां पर सभी लोग अच्छे खासे थे, जहां पर हर एक इंसान के पास रोजगार था, वो सब कुछ वापस लाया जाए यहां पर। यही सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है। कोई बेरोजगार ना यहां घूमे, सबके पास कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम हो, भले टूरिज्म से हो, भले हैंडलूम से हो, भले आपके पश्मीना से हो, कहीं से हो, लेकिन उन सब चीजों को नेशनल इंटरनेशनल फॉरम पे लेकर जाया जा सके, जिसके कारण कि मुझे लगता है हकदार को हक मिले यहां पर, जिसके कारण यहां पर सारी प्रॉब्लमें हुई थी। वो सबसे बड़ा मुद्दा जो है भाजपा का यहां रहेगा। होम मिनिस्टर श्री अमित जी शाह ने कहा था पार्लियामेंट हाउस में कि स्टेटहुड वापस दी जाएगी, कब तक? ये बिल्कुल वादा है आप लोग सब लोगों से, और मैं अपना भी मैं आप सबके सामने एक सबको ये आश्वासन भी देना चाहता हूँ, ज़रूर आएगा, अमन आएगा और आपके सामने स्टेटहुड आएगा। क्योंकि इतनी बड़ी स्टेट जो है तो स्टेट का दर्जा देना बहुत ज़रूरी है, हम भी ये चीज़ जानते हैं। लेकिन सिर्फ थोड़ा सा इंतजार ये है कि चंद जो बंदूकें पीछे रह चुकी हैं इनका यहां से सफाया हो जाए। थोड़े से इंतजार की जरूरत, स्टेटहुड वापस मिल जाएगी, अमन आ जाएगा, बहार आ जाएगी, कमल खिल जाएगा। ये अल्फाज थे जनाब ठाकुर अभिजीत सिंह जी के, जो स्पोक्समैन है जम्मू कश्मीर बीजेपी के। ठाकुर साहब, आपका एशियन वेल में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नाजरीन, अगर आपको हमारी प्रोग्राम पसंद आए होंगे, बेल निशान पे बटन दबाकर हमारी चैनल सब्सक्राइब